तौर से कर आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान, इजराइल ईरान, ये सब मामले जो चल रहे हैं, बीच में ट्रंप और भारत, G7 वगैरह वगैरह, इसके बीच में देश की राजनीति मानो हम भूल गए। हमारा ध्यान एक तरीके से दुनिया की तरफ इतना मुड़ गया कि देश के अंदर क्या हो रहा है इस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और मैं तो भारत की राजनीति पर एनालिसिस करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, तो इसलिए मुझे देखना पड़ता है। और जब ये चुनाव पॉलिटिक्स, इंडियन इंडियन पॉलिटिक्स में देखता हूँ, तब ज्यादा से ज्यादा नजर होती है वो चुनाव पर होती है। वो फिर स्थानीय इकाइयों के चुनाव हो या लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, किसी भी राज्य के हो, उस पर मैं बातें करता रहता हूँ। लेकिन पिछले एक दो महीने से मुझे देश भर में जो राजनीति चल रही है उसकी तरफ ध्यान भी मुड़कर देखना मुश्किल हो गया था। लेकिन आज मुझे लगता है कि थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। और कम से कम 20 सालों से बिहार में बेचारे लालू प्रसाद यादव अलग थलग पड़ गए, सत्ता से बाहर बैठे। 2005 से लेकर आज तक लालू सत्ता से बाहर है। कुछ महीनों के लिए दो बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, पलटू राम बन गए थे, तो लालू के दोनों बेटे को मिनिस्टर बनाकर नीतीश कुमार ने अलग से एक सरकार बनाई थी। लेकिन वापस बीजेपी के साथ आ गए, दो बार गए, दो बार वापस आ गए। तो कुछ समय के लिए एक चुनाव, तो मुझे लगता है 2015 का चुनाव जो था वो नीतीश कुमार ने लालू के साथ लड़ा था, लेकिन 2020 का चुनाव वापस बीजेपी के साथ लड़ा था। लेकिन कहने की बात यह है कि जो लालू 35 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री बनती रही, तो कम से कम 15 साल लालू के परिवार का ही मानो एक मिल्कियत है, प्रॉपर्टी है। इस ढंग से उन्होंने बिहार का इस्तेमाल किया। वैसे तो लालू VP सिंह की जनता दल पार्टी में थे, उसके पहले जनता पार्टी में वगैरह थे, सोशलिस्ट पार्टी में वगैरह थे। लेकिन 1990 में, 1990 में जब जनता दल बना और राजीव गांधी के खिलाफ एक वेव आई थी VP सिंह की, उसमें कांग्रेस की बुरी हालत बिहार में हो गई, जैसे यूपी और पूरी उत्तर भारत में हो गई थी। उसके बाद लालू ये नाम पटल पर आ गया। लालू बीजेपी के सपोर्ट से जनता दल के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अडवाणी की रथ यात्रा रोकी, इसलिए बीजेपी ने उनका सपोर्ट वापस ले लिया। तो सरकार गिरने वाली थी, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम की सरकार गिरने वाली थी। तो उस वक्त कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया और वहां से लेकर आज तक लालू कांग्रेस के साथ रहे हैं। एक समय ऐसा आ गया कि जब उन पर चारा घोटाले का आरोप हो गया, तो लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह दूसरे किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो अपनी ही गृहिणी पत्नी थी, हाउसवाइफ थी, राबड़ी देवी, उनको ही मुख्यमंत्री बना दिया। और उनके नाम पर खुद लालू ही कम से कम 10 साल बिहार में मनचाहा राज करते रहे, उनको कोई रोक नहीं पा रहा था। जनता दल में टुकड़े हो गए थे, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार वगैरह जो नेता थे वो अलग हो गए, शरद यादव वगैरह। लेकिन लालू अपनी ताकत जुटाते रहे और लड़ते रहे, कांग्रेस का साथ देते रहे। तो उस समय में लालू एक बात बोलते थे, लालू के लिए घोषणा बन गई थी, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। यानी लालू को कोई हरा नहीं सकता। ये चर्चा होती रही है, मीडिया में होती रही है।
और इसका कारण ये था कि लालू जितना कोई तगड़ा नेता बिहार में था ही नहीं। अपोजिशन में बीजेपी में नहीं था, जनता दल में नहीं था, जनता दल यूनाइटेड में नहीं था, कांग्रेस में नहीं था। लालू मुख्यमंत्री बनने तक एलेन मिश्रा और जगन्नाथ मिश्रा, ये बिहार के दो कांग्रेस भाई, वैसे ही बिहार में अपनी प्रॉपर्टी के तरीके से राज करते थे। लेकिन लालू का उदय हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये मिश्रा खानदान अस्तंगत हो गया। आज किसी को एल एन मिश्रा या जगन्नाथ मिश्रा की याद तक नहीं आती। वो कांग्रेस के थे और एल एन मिश्रा तो इंदिरा जी के बहुत बड़े निकटवर्ती और विश्वासु माने जाते थे। उनका एक बम ब्लास्ट में हत्या हो गई थी और उसके बाद उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा बिहार के सबसे बड़ा नेता बनकर उभरे थे। उनकी मर्जी से ही बिहार की कांग्रेस भी चलती थी और बिहार की राजनीति भी चलती थी। लेकिन लालू आने के बाद आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस भी खत्म हो गई और मिश्रा का वर्चस्व भी बिहार से खत्म हो गया। लेकिन लालू के साथ साथ जो जनता दल का और जनता पार्टी का जयप्रकाश नारायण की जो लीगेसी थी, उसके बहुत सारे नेता उभर कर आए, जिसमें शरद यादव थे, नीतीश कुमार थे, मुझे लगता है देवेंद्र सिंह करके कोई थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो इससे उभर कर लालू से दो हाथ करने के लिए निकले हुए नीतीश कुमार और शरद यादव, रामविलास पासवान, ये नए नेता बिहार के उभर कर आए और उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते लालू की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम की। और उनके साथ जब बीजेपी ने हाथ मिलाया तो लालू की हवा 20 साल पहले 2005 में खत्म हो गई। और लालू की ताकत कितनी थी? 2005 में सेंटर में यूपीए की गवर्नमेंट थी जिसमें लालू रेलवे मंत्री थे। तो जब विधानसभा का चुनाव हो गया तो लालू बहुमत नहीं ला पाए, तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं हो पा रही थी। लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड साथ होकर भी बहुमत नहीं ला पाए थे। तो बीच में रामविलास पासवान की जो लोजपा की पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके कुछ 30-35 एमएलए बने थे और जिसके साथ पासवान जाएंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय था। पासवान लालू को साथ देना चाहते थे, लेकिन बात यह थी कि उनको राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद पर नहीं चाहिए थी। तो पासवान ने एक शर्त रखी थी, आरजेडी को अगर सपोर्ट करना है तो किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाए आरजेडी से, लोजपा उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन लालू राजी नहीं हुए और कुछ 2 महीने के लिए विधानसभा का नतीजा आने के बाद भी सरकार नहीं बनी। तो पासवान के जो 35 एमएलए थे उसमें चलबिचल शुरू हो गई और उनमें से कुछ लोगों ने तय किया कि हम नीतीश के साथ जाएंगे। और जब नीतीश बहुमत दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो लालू ने केंद्रीय मंत्री होने के नाते राज्यपाल पर इतना दबाव बनाया कि राज्यपाल बूटा सिंह जो थे उन्होंने विधानसभा ही बर्खास्त कर दी। वो निकल गए दिल्ली के लिए और दिल्ली में जाकर बूटा सिंह ने विधानसभा बर्खास्त कर दी। और एक विधानसभा का चमत्कार हो गया कि एक विधानसभा जो चुनकर 200 कुछ 34 एमएलए चुनकर आए थे, बेचारे एक दिन भी विधानसभा में एमएलए कर कर बैठ नहीं पाए। कोर्ट में केस गई, आगे चलकर 8-10 साल के बाद वो राज्यपाल की गलती थी ये सब हो गई टिप्पणी। लेकिन फिर 2005 में चुनाव हो गया और नीतीश कुमार और बीजेपी को थोड़ा सा बहुमत मिल गया, थोड़ा सा बहुमत मिल गया। और उसके बाद नीतीश एक बिहारी नेता बनकर अच्छी तरीके से उभरे। लेकिन नीतीश के पास उस वक्त भी बहुमत नहीं था। वो बीजेपी के मेहरबानी पर मुख्यमंत्री बने थे और ये अच्छा चलता रहा 2014 तक। 9 साल बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। 2014 में इतना उनका गुब्बारा फूल गया था
कि वो बीजेपी को भी चैलेंज करने लगे। और इसलिए जब 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, मोदी को बीजेपी ने अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या चेहरा बनाया, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, अकेले चुनाव लड़े। उनको लगा कि बिहार की जनता उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उत्सुक है, लेकिन बुरी तरह से हार गए। जो नीतीश कुमार 2009 में बिहार से 20 एमपी चुनकर लाए थे और बीजेपी के 12 उनके साथ लेकर कर आए थे, वहां बीजेपी 20 पर पहुंची और अकेले लड़े, तो नीतीश कुमार सिर्फ 4 एमपी ला पाए। उसका फायदा लालू प्रसाद को मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मोदी से उनकी दुश्मनी शुरू हो गई, उसका लालू को फायदा मिल गया। और लालू जो बुरी तरह से 2010 के चुनाव में हार गए थे, 2034 या कुछ सीटें हैं बिहार की, उसमें से लालू को सिर्फ 28 सीटें मिली थी। उनका नीतीश ने साथ दिया और लालू प्रसाद फिर से एक बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरे। और कांग्रेस उसके बाद, यानी जगन्नाथ मिश्रा और एल.एन. मिश्रा के बाद, कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है कि बिहार से कोई कांग्रेस का अच्छा नेता उभर कर कभी सामने आया ही नहीं, कभी आया नहीं। आज भी तारिक अनवर एक सीनियर लीडर माना जाता है, लेकिन क्या पूरे बिहार में तारिक अनवर पार्टी की लीडरशिप कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब ना है। और तारिक अनवर छोड़ दो तो कोई भी नेता जिसका नाम ले सकते हैं बिहार का कांग्रेसी नेता तो नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी ने जेएनयू के विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लाकर उसको बिहार का नेता बनाने की कोशिश की है। और पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, पहलगाम की घटना होने से पहले, राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को अपनी ताकत पर खड़ा करने के लिए कन्हैया कुमार को लालू के खिलाफ मैदान में उतार कर खड़े हुए थे। लालू ने अपना बेटा तेजस्वी यादव को बिहार का नया नेता बनकर सामने किया है। तो उसको चैलेंज देने के लिए वही एजेंडा लेकर राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को आगे किया। और जो बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ की एक गठबंधन है, उसमें दो फाड़ हो गए। अब उससे निभर नहीं, उससे कांग्रेस उभर नहीं पा रही है, ना कन्हैया कुमार कुछ कर पा रहे हैं। और बीच में ये पहलगाम हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो सब गड़बड़ हो गई है। और तीसरी तरफ जो चुनाव के रणनीतिकार बोले जाते हैं, वो पिछले 3 साल से जोर शोर से बिहार में अपनी एक पार्टी बनाने की, जन स्वराज्य पार्टी बनाने की प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं। वो एक साथ लालू को भी चैलेंज कर रहे हैं, बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं। एक समय था वो नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार और लालू को साथ लेकर 2015 का चुनाव जीतने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया था। लेकिन पिछले 2-3 साल से प्रशांत किशोर पूरी ताकत लगाकर बिहार में खुद राजकीय नेता बनना चाहते हैं, एक पार्टी बनाने में लगे हुए, वो भी मैदान में है। तो बिहार का विधानसभा चुनाव एक तरीके से 3 रंगी होने वाला है, जिसमें एक तरफ मोदी यानी बीजेपी और नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ कांग्रेस और लालू है, आरजेडी है, और तीसरी तरफ ये जन स्वराज्य पार्टी है। अब जन स्वराज्य की ताकत कितनी है, ये बहुत जल्दी हमें जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। बीच में कोई छुटपुट उपचुनाव हो गए, उसमें उनको अच्छे वोट भी मिले हैं, लेकिन पूरा का पूरा बिहार की राजनीति में बदलाव लाने की क्षमता प्रशांत किशोर में है कि नहीं, इसका जवाब जनरल इलेक्शन में मिल सकता है। हाँ, एक बात है, आज भी एक बात को हमको मानना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर ने अगर इतनी मेहनत की है
तो 15, 20, 25 तक एमएलए वो चुनकर आराम से लाएंगे, ये किसी को भी कबूल करना पड़ेगा। लेकिन क्या सत्ता बदल करना उनके लिए पॉसिबल है? नहीं है। और इसलिए प्रशांत किशोर एक तरफ बिहार का एक चुनाव में कूदा हुआ नेता, नया नेता है, लेकिन उसी वक्त वो एक खुद रणनीतिकार भी है। उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को चुनाव जीतने के नुस्खे भी बताए हैं। तो उनका एक सेंटेंस मैंने कहीं सुना, वो मुझे पसंद आया, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि बिहार की हालत क्या है। राहुल गांधी कितनी भी होशियारी करके दिखाए, लेकिन लालू के सामने उनको नाक रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस मीडिया को हाथ में लेकर कुछ भी करे, लेकिन बिहार में कांग्रेस के पास अपना कोई संगठन है ही नहीं। चुनाव जीतने के लिए संगठन का होना जरूरी होता है, इसलिए खुद रणनीतिकार है प्रशांत किशोर। उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को मदद की है, चुनाव जितवा कर दिए, लेकिन खुद की पार्टी बनाने के वक्त वो चुनाव का एक संगठन बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है अच्छे कैंडिडेट हो, प्रचार की टेक्निक अच्छी हो, फिर भी अगर संगठन हाथ में नहीं होगा तो चुनाव जीतना आसान नहीं है। और इसलिए कांग्रेस कितने भी प्रयास करे, लालू के पास जो जाति का और मुस्लिम यादव संगठन है, उसके जरिए लालू कुछ अपनी वोट बैंक बनाकर बैठे। उससे टक्कर देना ना कांग्रेस को पॉसिबल है, ना अकेले प्रशांत किशोर को पॉसिबल है। बीजेपी और नीतीश कुमार पिछले 3 चुनाव में इनसे टक्कर देकर खड़े होकर उन्होंने दिखाया उनकी अपनी वोट बैंक है, लेकिन आज जनसुराज की वोट बैंक नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भी नहीं है, और कांग्रेस के पास अपना कोई संगठन है नहीं। और इसलिए राहुल गांधी अगर अपनी ताकत पर बिहार जीतना चाहते हैं तो वो आसान नहीं है, ये साफ साफ प्रशांत किशोर ने कहा है। और इसलिए उन्होंने एक बढ़िया शब्द प्रयोग का इस्तेमाल किया है, जो भी कटोरे में लालू डालेंगे उस पर कांग्रेस को खुश रहना पड़ेगा, ये कहना है प्रशांत किशोर का। और मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। क्योंकि अगर संगठन नहीं तो कांग्रेस मीडिया को हाथ में लेकर बहुत एक दिखावा, एक भ्रम पैदा कर सकती है, लेकिन वोटर भ्रम के पर्दे से निकल कर नहीं आते, घर से निकल कर आते हैं। और घर से निकलने वाले वोटर को वोटिंग सेंटर पर लेके जाना, वोटिंग बूथ पर लेके जाना, ये काम संगठन के कार्यकर्ता करते हैं। अगर कांग्रेस के पास अपने कोई कार्यकर्ता या उनका संगठन नहीं है तो कांग्रेस के लिए अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना मुश्किल है। तो नखरे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें लालू प्रसाद दे, इसके लिए कांग्रेस अड़कर बैठ जाएगी। लेकिन आखिर में जितनी भीख लालू कांग्रेस के कटोरे में डालेगी उस पर कांग्रेस को खुश रहना पड़ेगा। यही बिहार की वास्तविकता है। कांग्रेस जितना जल्दी ये वास्तविकता स्वीकार करेगी, उतनी जल्दी कांग्रेस चुनाव के काम में जुट जाएगी। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।